प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म के द्वैतवाद की। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म जो है वो भूगोल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में जहां हम भूगोल को मानव और पर्यावरण के संबंधों का विज्ञान कहते हैं, वहीं से इन अवधारणाओं का जन्म होता है। सबसे पहले हम डिटर्मिनिज्म की बात करेंगे। डिटर्मिनिज्म जो है वो नियतिवाद कहलाता है, निश्चयवाद कहलाता है, जिसका मूल तत्व ये है कि नियतिवाद या प्रकृति या नियति ही निर्धारित करती है कि मनुष्य कैसा होगा और किस स्थान पर किस प्रकार का जीवन यापन करेगा। जैसा कि हम इसमें पढ़ सकते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल कंसेप्ट्स देयर हैव बीन वेरियस अप्रोचेस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट टू स्टडी द मैन नेचर इंटरैक्शन. Determinism is one of the important philosophies which persisted up to the World War II in one shape or the other. The essence of the deterministic school of thought is that the history, culture, living style, and stage of development of a social group or nation are exclusively or largely governed by the physical factors of environment. तो किसी न किसी रूप में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच व्याप्त रहा है, पहले वैज्ञानिक जगत में और बाद में भौगोलिक जगत में। जब हम मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध या अंतरक्रिया की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध तक स्थिति यह थी कि अधिकांश विद्वान, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो भूगोलवेत्ता हों, चाहे वो हिस्टोरियंस हों, वे इस बात पर बल देते थे कि प्रकृति जो है वो मनुष्य को जैसा पर्यावरण, जैसी परिस्थितियां देती है, वैसे मनुष्य का लाइफस्टाइल, मनुष्य का संस्कृति, मनुष्य की या मानव समुदायों के जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जो विकास की अवस्था है, वो निर्धारित होती है। और किसी भी पर्यावरण के जो भौतिक कारक हैं वही डिसाइड करते हैं कि मानव किस स्थान पर किस प्रकार का जीवन यापन करेगा। The determinists generally consider man as a passive agent on which the physical factors are acting and determining his attitude and process of decision making. नियतिवादियों का अधिकांशतः जो मोटे तौर पर मानना ये रहा कि मनुष्य एक प्रकृति का एक निष्क्रिय तत्व है, एक पैसिव एजेंट है, जिस पर सारे एक्टिव और सक्रिय जो फिजिकल कारक हैं वो इस पर काम करते हैं, इस पर क्रिया करते हैं, इसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और ये इस क्रिया के द्वारा या अपने प्रभाव के द्वारा इस निष्क्रिय तत्व के की जो प्राथमिकताएं हैं, उसका जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करते हैं। निर्णय तो मनुष्य लेता है कि वो किस जगह पर किस प्रकार से रहेगा, कौन सी आर्थिक गतिविधि का विकास करेगा, किस प्रकार की संस्कृति का विकास करेगा, लेकिन प्रकृति निर्धारित करती है कि ये सब वो कैसे करेगा। इसलिए सर्वे सर्वा प्रकृति है, ये नियतिवादियों का मानना रहा है। The first attempt to explain the physical features and characteristics of various people and their culture with reference to the influence of natural conditions were made by the Greek and Roman scholars. अगर हम नियतिवाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो हम पाते हैं कि यूनानी और रोमन स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, अध्ययनकर्ताओं ने, शोधकर्ताओं ने, या मोटे तौर पर अगर हम जोग्राफिकल थॉट की दृष्टि से देखें तो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं ने बहुत प्रमुखता से इस बात पर बल दिया कि फिजिकल फीचर्स, जो भौतिक कारक हैं, वो विभिन्न मानव समुदायों की विविध विशेषताओं, चाहे उनकी शारीरिक विशेषताएं हों, चाहे उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हों, उन पर फिजिकल फीचर्स का ही प्रभाव पड़ता है। और प्राकृतिक जो दशाएं हैं, उन्हीं के प्रभाव से उनका जो जीवन यापन का जो स्वरूप या उनका जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो उभर कर सामने आता है। दे इंक्लूडेड द फिजिशियन हिप्पोक्रेटस, द फिलोसोफर अरिस्टोटल, हेरोडोटस एक्सेट्रा। इन सभी ने इस बात पर बल दिया कि प्रकृति इम्पॉर्टेंट है। ये जो ग्रीक्स का और रोमन का पीरियड था, उसमें अधिकांशतः हमने ये पाया कि जो समस्त भौगोलिक जो दशाएं हैं वो दशाएं ही निर्धारित कर रही हैं। ऐसा विद्वानों ने माना किसी भी प्रदेश के लोगों की समस्त जीवन शैली को। जैसे कि इसमें अगर हम अरिस्तु के विचारों पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि उन्होंने कहा कि ठंडे देशों के जो लोग होते हैं, जो निवासी होते हैं, वो साहसी होते हैं, लेकिन उनमें
अपने आसपास के लोगों के या आसपास के जो मानव समुदाय हैं उन पर शासन करने की क्षमता उनके पास नहीं होती है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी राजनीतिक संगठन को बनाने की क्षमता भी उनमें नहीं होती है, और हालांकि वो साहसी होते हैं। दूसरी ओर जो एशिया के लोग हैं वो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर इन द सेंस कि उनमें साहस नहीं होता, वो कायर होते हैं, भीरू होते हैं, और प्रकृति ने उनको दास ही बनाया है। जब अरिस्टो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द इनहैबिटेंट्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज आर courageous but lacking in political organization and capacity to rule their neighbors, and also the people of Asia lack courage, and so slavery is their natural state. The people of Greece, on the other hand, who occupy the middle position geographically, he sees as endowed with the finest qualities and thus destined by nature itself to rule over all. अब इन ठंडे प्रदेशों और गर्म प्रदेशों के बीच में मध्यवर्ती जो भौगोलिक अवस्थिति है वो यूनान की है, और यूनानी इसी वजह से सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं वाले मानव समुदाय हैं जिनको प्रकृति ने बाकी सब प्रजातियों पर शासन करने के लिए ही बनाया है। ये चीज़ ग्रीक जोग्राफर्स ने बहुत प्रमुखता से कही, बहुत ज़ोर देकर कही। इन्होंने बार बार कहा कि एशियंस और यूरोपियंस, क्योंकि यही उस समय में जो भी नोन प्रदेश थे, जो भी जिन प्रदेशों की जानकारी थी, जो ज्ञात प्रदेश थे, वे यही थे। तो इन्हीं के बारे में बात करते हुए इन्होंने यूनान को सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के मानव समुदाय के रूप में स्थापित किया। इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि जब हम रोमन जोग्राफर्स पर आते हैं तो हम पाते हैं कि स्ट्रैबो ऑल्सो, हु वाज द रोमन जोग्राफर, अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन हाउ स्लोप, relief, climate, all were the works of God, and how these phenomena govern the lifestyle of people. इन्होंने भी कहा कि किसी भी जगह का जो उच्चावच है या जो जलवायु है वो सब भगवान के बनाए हुए हैं, ईश्वर के काम हैं, और ईश्वर ने इन्हीं तत्वों को मनुष्य की जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति दी है, इसी के लिए इनका निर्माण किया है। ये सारी चीज़ें आगे भी चलती हैं। जब हम मोंटेस्क्यू के समय तक आते हैं तो वहाँ भी वो ये कहते हैं कि ही पॉइंटेड आउट दैट द पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट्स आर स्ट्रोंगर फिजिकली, मोर courageous, frank, less suspicious and less cunning than those of the warm climates. मोंटेस्क्यू भी कहते हैं कि गर्म प्रदेशों में लोग अधिक अंधविश्वासी होते हैं, अधिक चालाक होते हैं, लेकिन उसकी बजाय जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, ठंडे जलवायु वाले लोग हैं, वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, अधिक साहसी होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। फिर अगर हम आगे पढ़ते हैं भौगोलिक चिंतन के इतिहास में, तो द ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म कंटिन्यूड टू डोमिनेट द राइटिंग्स ऑफ अरब ज्योग्राफर्स। अरब ज्योग्राफर्स में भी हमको नजर आता है, जब हम पाते हैं कि अरब ज्योग्राफर्स ने विश्व को 7 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा। किश्वर जिसको इन्होंने कहा, हमने जब अरब जोग्राफर्स की बात की थी, जब हमने पढ़ा था, तब भी हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि उन्होंने 7 क्लाइमेटिक जोन्स में पृथ्वी को बांटा, और इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न मानव प्रजातियां जो यहाँ पर निवास करती हैं, वो जो समस्त पृथ्वी पर वितरित हैं, वो फिजिकल और उनकी जो भी फिजिकल और कल्चरल विशेषताएं हैं वो इन प्रदेशों में रहने के कारण अलग अलग है। मतलब जैसे जैसे जलवायु में भिन्नता मिलती है, वैसे वैसे इन प्रदेशों की जो मानव समुदाय हैं उनके रहने सहने के तरीके, उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब में भी अंतर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अल मसूदी ने कहा, ही asserted that the land where water is abundant, the people are gay and humorous, while the people of dry and arid lands are short-tempered. तो ये सारी बातें उन्होंने कही कि अगर वही बात घूम फिर के आती है कि जो शुष्क प्रदेशों के लोग हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, जबकि जो जहाँ पर पानी बहुतायत से, जहाँ प्रकृति ने कृपा की है अपनी, वहाँ पर लोग अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से निवास करते हैं। तो उनके टेम्परामेंट पर, उनकी शारीरिक संरचना पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। फिर ये बात, और जो ये अवधारणा है नियतिवाद की, ये 18वीं शताब्दी तक भी चली, और उसके बाद जॉर्ज
स्टैथन ने, जो कि हिस्टोरियन थे बेसिकली, हम एज जोग्राफर उनको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन पीपल विद रेफरेंस टू द डिफरेंसेस बिटवीन द लैंड्स इन विच दे लिव्ड। जैसे जैसे जो निवास क्षेत्र हैं उनमें अंतर आता है, वैसे वैसे मनुष्यों में भी, वहाँ के में रहने वाले मानव समुदायों में भी अंतर आता है। जब वो इस बात को इंगित करते हैं, इसका मतलब वो इस बात को एडवोकेट करते हैं कि भूमि में या प्रदेशों के स्वरूप में अंतर आने के कारण मानव समुदायों के स्वरूप में भी अंतर मिलता है, अर्थात प्रकृति ही निर्धारित करती है कि कहाँ किस प्रकार का मानव समुदाय होगा। कांट वॉज ऑल्सो अ डिटर्मिनिस्ट। हम कांट तक, हमने इमैनुअल कांट को पढ़ा है, जो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, पर वो भी डिटर्मिनिस्ट थे, नियतिवादी थे, जिन्होंने हॉलैंड के तो लोगों की आँखों की जो मूवमेंट्स थी उनको भी प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति ही डिसाइड करती है कि ये किस प्रकार से अपनी आँखों की मूवमेंट करते हैं या किस प्रकार से अपनी गर्दन की मूवमेंट करते हैं। Kant further stressed that all the inhabitants of hotlands are exceptionally lazy and timid. इन्होंने ये भी बताया या ये भी कहने की कोशिश की कि गर्म प्रदेशों के लोग कमज़ोर होते हैं, आलसी होते हैं, जबकि जो इस दृष्टि से सशक्त लोग हैं, सशक्त जो प्रजातियां हैं, वो जहाँ पे रहती हैं, जिन प्रदेशों में, मध्यवर्ती प्रदेशों में निवास करती हैं, वहाँ पे वहाँ की प्रजातियों को समस्त विश्व पर शासन करने के लिए ही प्रकृति ने बनाया है। इस प्रकार का जो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो इमैनुअल कांट की राइटिंग्स में भी हमें मिलती है। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रीक जोग्राफर से लेकर कांट तक नियतिवाद भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में बिल्कुल प्रबल रहा है। जहाँ जहाँ ये बात हुई है कि भूगोल मानव और प्रकृति के अंतर संबंध का विज्ञान है, वहाँ वहाँ ये बात हुई है कि प्रकृति डिसाइड करती है कि मनुष्य कहाँ कैसे रहेगा। तो नियतिवाद इतना प्रबल रहा है, और वोरेनियस तक यही स्थिति रही है। वोरेनियस, जिनको मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट जहाँ से शुरुआत मानी जाती है, वहाँ, और उनके बाद जर्मन जोग्राफर्स और फ्रेंच जोग्राफर्स जब हम आते हैं, तब धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि नियतिवाद का स्वरूप भी बदला और नियतिवाद और संभववाद का द्वैतवाद भी अस्तित्व में आया। स्वरूप बदलने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि नियतिवाद अपनी एक्सट्रीम तक पहुंचा जर्मन जोग्राफर्स के समय में, और उसके बाद जब फ्रेंच जोग्राफर्स का समय आया, वहां पर डायकोटोमी की स्थिति पैदा हुई। इस पर हम आगे अगले लेक्चर में दोबारा बात करेंगे। अगले लेक्चर में आज की बात यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।